प्रथम विश्व युद्ध की पूरी घटना का ये वीडियो आपके ज्ञान के लिए बनाया गया है। इस लेखन पर यह हमारा पहला वीडियो, इसलिए पूरे ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है डाटा कलेक्ट करने से लेकर एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखकर आपको समझाने तक। इस वीडियो में आपकी ज्ञान की बढ़ोतरी की पूर्ण गारंटी है, इसलिए हो सके तो पूरा देखिएगा। पहले विश्व युद्ध को द ग्रेट वॉर या टोटल वॉर भी कहा जाता है। द ग्रेट वॉर इसलिए क्योंकि ये विश्व युद्ध हुआ, उससे पहले कोई और विश्व युद्ध नहीं हुआ था। इससे विश्व के लगभग तमाम देश को हानि हुई थी और करोड़ों की संख्या में लोगों की जान जा चुकी थी और खरबों रुपए का नुकसान हो चुका था। पर क्योंकि यह पहला विश्व युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ था, तब ये भी पता नहीं था कि दूसरा विश्व युद्ध भी होगा। इसलिए पहला विश्व युद्ध जैसा नाम देने का कोई मतलब नहीं था और इसीलिए उस टाइम उसे द ग्रेट वॉर कहा गया। और जब बाद में दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो इस द ग्रेट वॉर का नाम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रख दिया गया। अब यह पहला विश्व युद्ध 28/7/1914 से शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 के दिन खत्म हुआ था। इसमें लगभग 1,70,00,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे। लेकिन आपके माइंड में कभी न कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि यह प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हुआ क्यों। तो इसके पीछे कई कारण है दोस्तों। हम एक एक करके इस वीडियो में टू द पॉइंट उन कारणों को जानेंगे और पहले विश्व युद्ध के शुरू से अंत तक हर एक भाग, हर एक घटना का इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। मैं हूं संजय निबाग। आज आपके सामने आपके चैनल एवरीथिंग विद संजय में एक बेस्ट एपिसोड लेके आया हूं आपके लिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लीजिएगा। पहले विश्व युद्ध को अंजाम देने वाली कुछ घटनाएं पहले विश्व युद्ध के शुरू होने से कुछ समय पहले ही घटित हो गई थी और पहले विश्व युद्ध को विस्तार से शुरुआत से समझने के लिए आज मैं आपको इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों पर ले जाता हूं और आपको रूबरू कराता हूं उन घटनाओं से जो उस समय घटित हुई थी। तो बात की शुरुआत होती है ऑस्ट्रिया हंगरी से। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे देशों के नाम जानने को मिलेंगे जो आज के समय में बिल्कुल अस्तित्व में नहीं है, लेकिन जो पहले विश्व युद्ध के पहले हुआ करते थे। पर आज ऑस्ट्रिया और हंगरी अलग अलग देश है, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रिया और हंगरी इन दोनों देशों के नाम में एक साथ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उस समय ये एक ही देश हुआ करते थे और नाम था ऑस्ट्रिया हंगरी। सन 1867 में ये दोनों देश एक दूसरे में विलय होकर एक बड़ा देश, एक बड़ा राष्ट्र बन चुके थे। वही साल 1914 की बात करें तो यूरोप का मैप कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। बीच में बहुत बड़ा ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्पायर था, उसके लेफ्ट साइड में जर्मनी का एम्पायर था जो कि आज की जर्मनी से बड़ा है। तब पोलैंड नाम का कोई भी देश नहीं हुआ करता था। वह रसिया में यूएसएसआर यानी कि एक रशियन बहुत बड़ा एम्पायर था। उसके नीचे आज के दिन जो टर्की है वो उस वक्त ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था और इसके अलावा एक और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस का एम्पायर हुआ करता था। तब अटलांटिक ओशियन के उस पार अमेरिका नाम का एक देश तो हुआ करता था, लेकिन वो देश अपने भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक हितों से निष्पक्ष रहता था। उसको यूरोपियन देशों से कुछ खास लेना देना नहीं था। इसके अलावा भारत जैसा देश ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत था। चलिए अब हम फिर से पूरी दुनिया घूमने के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी पर जाकर फिर से फोकस करते हैं। तो अगर हम ऑस्ट्रिया हंगरी की बात करें तो मूल ऑस्ट्रिया के फ्रांस जोसेफ इस महान साम्राज्य के सम्राट हुआ करते थे। अब इस सम्राट का एक बेटा था, उनका वारिस, जिनका नाम था फ्रांस फर्डिनेंड। मतलब कि फ्रांस फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार था। अब ये बात है 28 जून 1914 की, रविवार का दिन था और इस दिन ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड, जिसकी आयु उस समय 50 वर्ष थी, वो राजकुमार इस दिन यानी कि 28 जून 1914 के रविवार को खुद अपनी पत्नी सोफी के साथ सारायेवो जाने के लिए निकलते हैं। आज लगभग 100 साल के बाद भले ही उस राज्य और उनके वारिस के नाम हमें अनजान लगते हो, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों में हम 100-125 साल पीछे चले जाए तो ये सब नाम हमारे सामने आने लाजमी है। अब दोस्तों इस ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा का बेटा फ्रांस फर्डिनेंड सारायेवो जाने के लिए निकले तो सही, लेकिन आखिर ये सारायेवो है क्या, चलिए वो जान लेते हैं। तो ये सारायेवो वास्तव में उस समय के बोस्निया हर्जेगोविना नाम के एक 51,000 स्क्वायर किलोमीटर के विस्तार वाले देश का पार्ट नगर था। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि साल 1867 में ऑस्ट्रिया हंगरी यूरोप के दोनों अलग अलग राज्य एक होकर एक बड़ा देश बन गए थे। उसी देश ने यानी कि उसी देश के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ ने साल 1908 में यानी कि पहले विश्व युद्ध होने से करीब 6 साल पहले बोस्निया हर्जेगोविना नाम के ये करीब 51,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला देश यह पूरा विस्तार जीत लिया था। तो अब कायदे से बोस्निया हर्जेगोविना ऑस्ट्रिया हंगरी नाम के विशाल साम्राज्य का हिस्सा बन गया था और पूरी इंटायर भूमि के राजा थे फ्रांसिस जोसेफ। लेकिन वेट, अब ये बोस्निया हर्जेगोविना कहां से आया? तो दोस्तों इसके लिए आपको साल 1914 का यूरोप का नक्शा फिर से देखना पड़ेगा।
यहाँ देखिए आज के टाइम में जो सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया और बुल्गारिया नाम के जो देश है, जिन्हें हम आजकल कुछ बॉल्कन कंट्रीज का हिस्सा मानते हैं, ये कंट्री उस समय ओटोमन एम्पायर में थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि साल 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी नाम के देश ने यानी कि वहां के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ ने बोस्निया हर्जिगोविना को जीत लिया और उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी को जर्मनी का सपोर्ट भी था और तब ओटोमन एम्पायर अपने देश का हिस्सा ऑस्ट्रिया हंगरी में जाने से बचा भी नहीं पाया। इनफैक्ट तब ओटोमन एम्पायर को उखाड़ तो नहीं पाया था। अब बात यह आई कि बोस्निया हर्जिगोविना नाम का जो देश था वो करीबन 400 सालों तक ओटोमन एम्पायर का गुलाम रहा और 400 सालों के बाद भी इन्हें आजादी तो नहीं मिली, लेकिन उनका देश एक और देश ऑस्ट्रिया हंगरी का गुलाम बन गया। मतलब कि बोस्निया हर्जिगोविना के लोगों के लिए तो ऐसा ही था कि आसमान से गिरे और खजूर पे लटके। आजादी तो उन्हें तब भी नहीं मिली थी और इस बात से बोस्निया हर्जिगोविना में रहने वाले लोग बहुत ही गुस्सा थे, वो आजाद होना चाहते थे। अब दोस्तों आप समझिए कि बोस्निया हर्जिगोविना जो कि पहले ओटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, उसे अब ऑस्ट्रिया हंगरी ने जीत लिया था और फ्रांस फार्डिनेंट जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे, वो अब कायदे से बोस्निया हर्जिगोविना के भी राजकुमार हुए क्योंकि ये देश उनकी ही सत्ता में आ गया था। तो चलिए दोस्तों अब हम फिर से फ्रांस फार्डिनेंट पे आते हैं। फ्रांस फार्डिनेंट जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी का राजकुमार था, वो बोस्निया हर्जिगोविना नाम के अपने ही जीते हुए देश का एक शहर सारायेवो पहुंचता है। कब पहुंचता है? तो 28 जून साल 1914 के दिन रविवार को। अब दोस्तों दरअसल राजकुमार फ्रांस फार्डिनेंट के सारायेवो जाने से पहले उनके देश के गुप्तचरों ने उन्हें सारायेवो न जाने की सूचना दी। तो अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि राजकुमार को उनके ही देश के एक शहर में जाने से उनके गुप्तचर क्यों रोकेंगे? तो बात साफ है दोस्तों, राजकुमार फ्रांस फार्डिनेंट को खतरा था बोस्निया हर्जिगोविना के क्रांतिकारियों से, जो बोस्निया हर्जिगोविना को हर हाल में एक अलग मुल्क बनाना चाहते थे। और सारायेवो शहर कहाँ था? वो था बोस्निया हर्जिगोविना में। बोस्निया हर्जिगोविना के क्रांतिकारियों ने सारायेवो में अपना एक संगठन बना रखा था जिसका नाम था ब्लैक हेड। अब ये क्रांतिकारी फ्रांसिस जोसेफ के सामने यानी कि ऑस्ट्रिया हंगरी के सामने आमने सामने की लड़ाई तो नहीं लड़ सकते थे क्योंकि सम्राट की सत्ता को ललकार की उनमें हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन ये क्रांतिकारी किसी तक की तलाश में थे और सम्राट के बेटे यानी कि राजकुमार का सारायेवो जाना उनके लिए एक बहुत ही बड़ी तक थी और इस प्रकार सम्राट के वारिस और उस पूरे देश के राजकुमार की जान को सारायेवो में खतरा था और इसीलिए राजकुमार को उनके गुप्तचरों ने यह चेतावनी दी थी कि सारायेवो मत जाइए। अब यहाँ पर जब राजकुमार के गुप्तचरों ने उन्हें वहां जाने से मना किया तो राजकुमार ने उन्हें जवाब यह दिया कि मेरी जान हमेशा खतरे में रहती है, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। और ऐसा इस राजकुमार ने इसलिए कहा क्योंकि दरअसल आगे भी 3 बार इस राजकुमार को मारने के विफल प्रयास हो चुके थे और तीनों बार चमत्कारिक रूप से उनका बचाव हुआ था और शायद इन घटनाओं ने उस राजकुमार को नसीब में मानने वालों में से एक बना दिया। अब इस 50 साल के राजकुमार ने अगर अपने गुप्तचरों की बात को मानकर सारायेवो न जाने का फैसला लिया होता तो आज हम इस दुनिया को जैसा देख रहे हैं शायद वैसा न होती, क्योंकि पहले विश्व युद्ध ने इस पूरी दुनिया को भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हर पहलू से बदल के रख दिया और पहले विश्व युद्ध में और उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने आज की दुनिया को जन्म दिया और इससे करीब 100 साल पहले हुए पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अब दोस्तों इस तरह ये राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर ऐसे तंग वातावरण में सारायेवो पहुंचा। रविवार के दिन सारायेवो में एक शाही ट्रेन जाकर रुकी और ये दोनों दंपति ट्रेन से बाहर निकले। समय था सुबह के लगभग 9:45। वहां के प्रांतीय गवर्नर ने इन दोनों पति पत्नियों का बहुत ही भव्य स्वागत का आयोजन किया था। इसके बाद रेलवे स्टेशन में स्वागत की इन औपचारिकताओं को खत्म करके करीबन 6 मोटर कारें इन शाही दंपति को लेकर सारायेवो के टाउन हॉल की तरफ चल पड़ी। टाउन हॉल में शहर के कई बड़े लोगों ने इन दोनों पति पत्नियों के लिए कार्यक्रम रखे थे। अब रेलवे स्टेशन से टाउन हॉल जाने वाली 6 मोटर कारों में कई मोटर कारें खुली छत वाली थी और राजकुमार और उनकी पत्नी सोफी एक खुली छत वाली मोटर कार में बैठे थे। धीरे धीरे उनकी कारों का काफिला आगे बढ़ा और रोड के एक तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी और दूसरी तरफ कैनाल के आगे एक मोड़ था और मोड़ के पास एक पुल को क्रॉस करके आगे बढ़ना था। अब रेलवे स्टेशन से लेकर पूरे रोड पर बहुत सारे लोग इन दंपति को देखने के लिए आए थे। इन्हें देखने के लिए बहुत ही ज्यादा भीड़ जमा हुई थी। आखिरकार राज्य का राजकुमार पहली बार सारायेवो पहुंचा था, किंतु इस भीड़ में कई सारे क्रांतिकारी थे जो इस राजकुमार का काम तमाम करने के लिए आए थे। अब आगे मोड़ आने की वजह से इन सारी मोटर कारों की गति धीमी हो गई थी और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए उस भीड़ में शामिल एक क्रांतिकारी ने अपनी जेब में से एक बम निकाल के खुली छत वाली राजकुमार की कार पे फेंक दिया। लेकिन इस बार भी देखिए दोस्तों क्या हुआ, बम सीधा गाड़ी के बोनट से टकराकर दूसरी तरफ गिरा और बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। इसके बाद बम फटते ही उस बम फेंकने वाले शख्स ने अपनी जेब से साइनाइड की गोली निकाली और तुरंत खा ली और उसके बाद वो पुल से नीचे गिर गया और उसका नसीब भी देखिए दोस्तों, जहर धीमा साबित हुआ और उस कैनाल में पानी भी काफी कम था। इस वजह से वो शख्स बच गया और उसके तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इधर राजकुमार फ्रांस फार्डिनेंट ने अपने ड्राइवर को मोटर कार रोकने का इशारा किया। वो मोटर कार से उतरे और पीछे मुड़ के देखा तो उनके पीछे की गाड़ी में 2 अफसरों को ईजा हुई थी और इन दोनों अफसरों के अलावा करीब 10 से 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे
और इस राजकुमार ने अपने अफसरों से कहा कि इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। और कुछ समय बाद राजकुमार अपने काफिले को लेकर फिर से टाउन हॉल की ओर रवाना हुए। जब वो टाउन हॉल पहुंचे तो वो बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने टाउन हॉल में मौजूद कुछ अग्रणी लोगों और अफसरों से कहा कि मैं यहाँ पर शुभेच्छा के लिए आया हूँ और मुझ पर यहाँ पर बम फेंका जा रहा है। वहां पर होने वाले कार्यक्रमों में राजकुमार की कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने बीच में ही इन कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया और बम धमाके में हुए घायलों की खबर लेने के लिए खुद को और उनकी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने का आदेश दे दिया। दरअसल इस राजकुमार की पत्नी सोफी बॉम्ब धमाके में हुए हादसे से बहुत ही घबरा गई थी। वह अब किसी भी हाल में अपने पति के साथ रहना चाहती थी और इसीलिए राजकुमार फ्राडिनार्ड के साथ जाकर वह भी हॉस्पिटल पहुंचकर इजाग्रस्तों को देखना चाहती थी। और इसके बाद राजकुमार फ्राडिनार्ड और उनकी पत्नी सारे कार्यक्रमों को स्थगित करके मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचे और इस बार भी उनके साथ वही काफिला, वही 5 मोटर कारें थी। और इस बार राजकुमार और उनकी पत्नी 3 नंबर की खुली छत वाली मोटर कार में बैठे थे और टाउन हॉल से मिलिट्री हॉल जाने का रास्ता भी वही था जहां से वो पहले आए थे। और इस रास्ते में कुछ कुछ जगहों पर अभी भी भीड़ मौजूद थी और इस भीड़ में अभी भी बोस्निया हर्जिगोविना के 6 सहस्त्र क्रांतिकारी भी मौजूद थे। राजकुमार फ्राडिनार्ड की मोटर कार आते देख और जहां पर यह मोटर कार फिर से धीमी हुई थी उस तक का फायदा उठाते हुए उनमें से एक क्रांतिकारी जिसका नाम था ग्रेविलो प्रिंसिप, जो कि उम्र में सिर्फ 19 साल का था, उसने मौका देखते ही अपनी पिस्तौल निकाली और फिर वह राजकुमार की गाड़ी की ओर बढ़ा और एक के ऊपर एक गोली चलानी शुरू कर दी। उनमें से एक गोली राजकुमार फ्राडिनार्ड के गले पे लगी और वो पीछे की ओर गिर पड़े और एक गोली उनकी पत्नी सोफी के पेट पे लगी। लेकिन कुछ समय तक तो सोफी को गोली का एहसास भी नहीं हुआ था, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उन्हें संवेदना होने लगी। वो अपने पति के पैरों में गिर पड़ी। इस अफरा तफरी में अचानक राजकुमार फ्राडिनार्ड के ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और तुरंत उनके गले पर रुमाल बांधा। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमार फ्रांस फ्राडिनार्ड और उनकी पत्नी सोफी दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद दोनों के मृतदेह को लश्करी सलामी देने के साथ साराएवो से वियना भेज दिया गया। राजकुमार फ्रांस फ्राडिनार्ड का हत्या का ये पूरा किस्सा बहुत ही ट्रेजिक था और बेशक अब इसका असर पूरे यूरोप में होने वाला था, लेकिन इसका महत्व इतना भी नहीं था कि पूरी दुनिया में ऐतिहासिक पलटवार कर दे। पर फिर भी पिछले 100 सालों में हुए विश्व के परिवर्तन का कारण यह किस्सा बना। ऊपर से एक और नई बात इसका कारण बनी। 28 जून 1914 को राजकुमार फ्रांस फ्राडिनार्ड को मारने वाला 19 साल का शख्स ग्रेविनो प्रिंसिप मूल सर्बिया का नागरिक था। अब सर्बिया के लोग बोस्निया हर्जिगोविना के लोगों के साथ इसलिए थे क्योंकि उनका कल्चर आपस में मेल खाता था। बोस्निया हर्जिगोविना और सर्बिया दोनों के ही लोग स्वाल जाति के थे, इसलिए सर्बिया के क्रांतिकारी भी बोस्निया हर्जिगोविना के साथ खड़े थे। इसलिए ग्रेविनो प्रिंसिप साराएवो के क्रांतिकारियों के साथ था और साराएवो के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। अब ये जिस देश का नागरिक था सर्बिया, वो ऑस्ट्रिया हंगरी के दक्षिण में आता है और यह देश ऑस्ट्रिया हंगरी का दुश्मन था। और इस घटना के बाद सर्बिया को पाठ सिखाना तय हुआ। अब आश्चर्य की बात तो यह थी कि ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा फ्रांसिस जोसेफ, जो उस वक्त 83 साल के थे, उन्होंने कई दिनों तक इस घटना पर कोई प्रतिभाव नहीं दिया और ऊपर से इस घटना को नियति मानकर बुलाते चले गए। लेकिन इस घटना के बाद उनके विदेशी प्रधान और उनके सेनापति सर्बिया को बख्शना नहीं चाहते थे। वे दोनों सर्बिया पर आक्रमण कर उसे ऑस्ट्रिया हंगरी से मिलाने का स्वर्ण अवसर नहीं छोड़ना चाहते थे और व्रत सम्राट को इन दोनों ने सर्बिया पर आक्रमण कर राजकुमार का बदला लेने के लिए उकसाया। 23 जुलाई साल 1914 राजकुमार की हत्या के ठीक 25 दिन बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को 10 प्रस्ताव का एक अल्टीमेटम भेजा और इन 10 में से सर्बिया ने उन 8 बातों को स्वीकार किया और 2 बातों को अस्वीकार करने के लिए सर्बिया के शासक ने क्षमा मांगी, क्योंकि इन 2 बातों से उनके राज धर्म का भंग होना था। दरअसल इतनी बातें मानने के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी को यह बात यहीं पर खत्म कर देनी चाहिए थी, लेकिन उल्टा 3 दिन बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने युद्ध की घोषणा कर दी और 28 जुलाई साल 1914 के दिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में लॉन्ग रेंज टैंक से गोले दागने शुरू कर दिए और ये था प्रथम विश्व युद्ध का आगाज। उस समय पूरे विश्व को शायद यह पता नहीं था कि ये टैंक से निकलने वाले गोले विश्व के लगभग तमाम देश को अपनी चपेट में लेंगे। विश्व में पहला कभी न हुआ हो ऐसा विश्व विग्रह शुरू होने वाला था और इसमें दुनिया के लगभग 2.25 करोड़ लोग बलि चढ़ने वाले थे, करोड़ों लोग अपाहिज होने वाले थे और अरबों डॉलर का नुकसान होने वाला था। दोस्तों, इस घटना के करीब 100 साल पहले का समय यूरोप के लिए ऑल ओवर शांतिपूर्वक गुजरा था। इन 100 सालों में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था और ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के इन स्थानीय युद्ध का पूरे विश्व पे असर होगा ऐसा तो कोई मजबूत कारण नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि हवा, बारूद और चिंगारी, जब ये तीनों चीजों का संगम होता हो तो दावा नर का जन्म होना तय हो जाता है। उस वक्त के यूरोप की हालत और समीकरण ऐसे थे कि हवा और बारूद तो तैयार था और राजकुमार फ्रांस फ्राडिनार्ड की हत्या चिंगारी को जन्म दे चुकी थी। तो आइए जानते हैं उन हवा, कोयला और आग यानी कि उन 3 महत्वपूर्ण कारणों को। पहला कारण, प्रिंस बिस्मार्क ने 39 छोटे छोटे जर्मन भाषी राज्यों को मिलाकर सन 1831 में जर्मनी नाम के ऑल इन वन राज्य का गठन किया था। एकीकरण के नाम पर जर्मनी का यह राज्य बहुत ही शक्तिशाली था। अब इन 39 छोटे छोटे राज्यों में से एक पर्सिया नाम का राज्य भी था और इन पर्सिया नाम के राज्य का एक व्यक्ति यानी कि विल्हम केजर इस पूरे जर्मनी राष्ट्र का सम्राट बना था और इसके कारण पूरे यूरोप में भय का वातावरण फैल चुका था। इटली का सर्जन भी साल 1801 में भाषावाद के नाम पर हुआ था, इसीलिए इटली नाम की भी एक बड़ी सत्ता का सर्जन यूरोप में हो चुका था और राजनीतिक समीकरण पहले से बदल चुके थे और इस बदलते हुए समीकरण ने पूरे यूरोप को राष्ट्रवाद का चेप लगाया था जो अंततः भाषावाद और जातिवाद पर आधारित था।
उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो जैसे सर्बिया की प्रजा स्वाल जाति की थी और ऑस्ट्रिया और हंगरी के दक्षिण में बहुत सारे स्वाल लोग बसे हुए थे जो सब स्वतंत्रता का आंदोलन चला रहे थे। अब सबसे बलवान स्वाल देश रसिया का इस आंदोलनकारियों को पूर्ण समर्थन था। दरअसल रसिया यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगरी के सामने एक बड़ा स्वाल राष्ट्र को खड़ा करना चाहता था, जिसके कारण वह सर्बिया को खुला समर्थन दे रहा था। इस तरह हिटलर सहित सभी ऑस्ट्रियन वासी यानी कि ऑस्ट्रिया हंगरी के पश्चिमी सीमा प्रांत वाले सभी जर्मन वासी और जर्मनी एक जाति के थे, इसलिए जर्मनी का झुकाव ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ था और सर्बिया उनके लिए शत्रु देश था। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो पूरा यूरोप दो छावनियों में बटा हुआ था। कारण नंबर 2, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया का निजी विग्रह पूरे विश्व को युद्ध में खींच लाया था। इसका दूसरा कारण था नए खोजे हुए टेक्निकल वेपन्स, मशीन गन्स और टैंक्स, और इन खोजों से उन खोजकर्ता देशों को मिला आत्मबल। नई टेक्नोलॉजी से नए नए शस्त्र बने। ये देश शत्रु देश को चुटकियों में मसल देने की सोच रहे थे। इनके पास एक और शस्त्र और फाइटर प्लेन थे जो साल 1903 में राइट ब्रदर्स के खोजे हुए अहिंसक प्लेन की हिंसक कॉपी थी, और जर्मनी के बाद एंथनी फॉरक नाम के इंजीनियर ने इन फाइटर प्लेन्स की खोज की थी। जर्मनी के बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी अपने देश के लिए ऐसे फाइटर प्लेन्स बना चुके थे और इन तीनों देशों ने अपने इस खोजी हुई टेक्नोलॉजी पर बहुत ही ज्यादा गर्व था। लड़ाई के लिए यूरोपियन देशों को ज्यादा बल देने वाली नई टेक्नोलॉजी थी सबमरीन। उस समय परंपरागत तौर पर विश्व के लगभग ज्यादातर समुद्र पे ब्रिटेन की सत्ता थी। ब्रिटेन के अश्वमेध जहाजों के चैलेंज करना उस समय विश्व के किसी भी देश की बस की बात नहीं थी, लेकिन 20वीं सदी के पहले ही डिकेड में हुए इन खोजों ने अब समय को बदल दिया था। इधर जर्मनी भी समुद्री ताकत में ब्रिटेन के बराबर बन चुका था। दोनों देशों ने मानो हथियार इकट्ठा करने की होड़ सी मची हो और महासागरों पर ब्रिटेन की मोनोपोली जर्मनी हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था। लड़ाई को तुल देने वाला एक और कारण था मशीन गन। इससे पहले की लड़ाइयों में बोल्ट एक्शन राइफलों का इस्तेमाल किया जाता था और इन राइफलों में एक एक ट्रिगर दबाने से एक एक गोली ही छूट सकती थी। लेकिन साल 1883 में हिरान मैक्सन नाम का एक अमेरिकन खोजक ने पहली मशीन गन बनाई और तब से लेकर साल 1914 तक तो इसमें काफी सुधार हो गया था और मशीन गन की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी उभर कर आई। साल 1914 तक तो ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के पास तो ऐसी मशीन गनों के अंबार बड़े पड़े थे और इस हथियार ने तो इन देशों को एक नई हिम्मत दी थी और इस वजह से अगर युद्ध की नौबत आई तो घड़ी भर भी सोचे बिना युद्ध में कूद पड़ने का इनमें साहस बढ़ा था। कारण नंबर 3, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के स्थायी युद्ध को विश्व युद्ध का स्वरूप देने वाले राष्ट्रवाद और नई टेक्नोलॉजी के शस्त्र। ये दो कारण तो थे ही, लेकिन इसके साथ एक तीसरा कारण भी था, यूरोप के देश की आपसी समझौते और आपसी गठबंधन। जी हाँ, यूरोप के प्रत्येक देश ने अपने दूसरे देश के साथ अंदर ही अंदर आपसी समझौते किए थे। मतलब कि अगर युद्ध की नौबत आए तो मित्र देश को उनके साथ ही मित्र देश का सहयोग देना था और उनके बचाव के लिए खुद को युद्ध में झोंक जाना था। ऊपर से इनमें से कई करार तो द्विपक्षीय थे और इन करारों और समझौतों ने यूरोप के कई देशों को युद्ध करने का और साहस दिया। जैसे मान लो अगर कोई दो देश के बीच में मतभेद की वजह से अगर युद्ध की नौबत आती है तो कोई छोटा देश बड़े देश से आसानी से युद्ध नहीं करेगा, लेकिन अगर उस छोटे देश को किसी बड़े मित्र देश का सपोर्ट उससे करार हो चुका हो तो फिर उस छोटे देश को अपनी हिम्मत से ज्यादा जोखिम खेलने का आत्मबल मिलेगा और वो छोटा देश अपनी औकात से ज्यादा बड़ा युद्ध खेल लेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही था दोस्तों। इन शॉर्ट संघर्ष की आग अभी स्थानीय न रहकर पूरे विश्व में फैलने वाली थी और प्रत्येक देश अपने किए हुए करारों के कारण युद्ध में कूदने वाला था। इसमें सबसे पहले पहल करने वाला देश रसिया था, जिसने अपने जैसे ही स्वाल जाति के देशों को लश्करी सहायता देने का लिखित में वचन दिया था। हुआ कुछ ऐसा कि उस वक्त रसिया देश की आंतरिक स्थिति बहुत ही खराब थी। रसिया देश के क्रांतिकारी उनके सत्ता देश जार निकोलस II के सामने आंदोलन कर रहे थे। ये क्रांतिकारी लोग रसिया में राजाशाही और सामंतशाही खत्म करके साम्यवाद लाना चाहते थे और सोवियत संघ के खेत मजदूर, कामदार, बेरोजगार सब इसमें शामिल थे और हिंसा बेकाबू होती जा रही थी। इस हिंसक आंदोलन के बीच रसिया के जार निकोलस ने इस क्रांतिकारी के मुखिया व्लादिमीर लेनिन को रसिया से बाहर निकाल दिया था। लेकिन लेनिन को आउट ऑफ कंट्री भेजने के बावजूद भी सत्ता जार निकोलस के हाथ से सरकती हुई नजर आ रही थी। इन सब के बीच जार निकोलस को लगा कि ऑस्ट्रिया हंगरी के युद्ध में उनके दुश्मन सर्बिया को, जिसके लोग स्वाल जाति के हैं, उन्हें अगर मदद करके उन्हें सैन्य सहायता दी जाए तो रशियन देशवासियों का मन डाइवर्ट हो जाएगा और इस रोज रोज होने वाले युद्ध में लगा रहेगा और रसिया के घर आंगन में होने वाले इस आंदोलन का अंत हो जाएगा। और इसीलिए जार निकोलस ने 30 जुलाई 1914 को सर्बिया की मदद करने के लिए रशियन फौज भेज दी और रसिया के इस कदम ने जर्मनी के सम्राट केजर विल्हेम को परेशानी में डाल दिया, क्योंकि अगर युद्ध की स्थिति बनती हो तो करार के कारण जर्मनी को ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देना था और इसके लिए केजर को यानी कि जर्मनी को रसिया जैसे देश के सामने लड़ना होगा और उसकी केजर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अभी करार तो करार है। इसके लिए दूसरे ही दिन जर्मनी ने रसिया को 24 घंटे में अपनी फौजी कार्रवाई समेट लेने का अल्टीमेटम दे दिया और वहां फ्रांस, जो कि अभी तक युद्ध में एंटर नहीं हुआ था, उसे जर्मनी ने 18 घंटे में तटस्थता जाहिर करने का फरमान भेज दिया। मतलब जर्मनी चाहता था कि इस युद्ध में फ्रांस न्यूट्रल रहे। अब रसिया ने जर्मनी की इस मांग को ठुकरा दिया, इसीलिए जर्मनी ने इवेंचुअली रसिया के सामने युद्ध डिक्लेयर कर दिया और वहां पर फ्रांस ने जर्मनी की कोई परवाह न किए बिना उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए जर्मनी के बाद अब फ्रांस की बारी थी। फिर भी यह युद्ध विश्व युद्ध में परिवर्तन हो जाए ऐसे कोई लक्षण अभी तक दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि विश्व की बड़ी दो ताकतें तो अभी तक इस अखाड़े से दूर थी और इन बड़ी ताकतों में ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शामिल थे। वैसे इस युद्ध में चाहे कुछ भी हो जाए, उससे अंटार्कटिक ओशियन के उस पार बसे अमेरिका को वैसे भी कोई लेना देना नहीं था। यूरोप के साथ
अमेरिका का कोई भी अगर संबंध था तो वो बस इतना कि सालों पहले अमेरिका में बसने वाले लोगों के दादा परदादा यूरोप से अमेरिका आकर बसे थे। बाकी खुद की सामाजिक, आर्थिक और राजकीय नीतियों से मतलब रखने वाला अमेरिका उस समय विश्व के राजकरण से अछूता था। 20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया की सर्वोच्च और सबसे बड़ी महासत्ता द ग्रेट ब्रिटेन था। अब ऑस्ट्रिया और हंगरी के राजकुमार की जो हत्या हुई थी, इस बात का दूर दूर तक ब्रिटेन से कोई लेना देना नहीं था और इसीलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हर्बर्ट ठंडा कलेजा लिए बैठे हुए थे। और अगर इस युद्ध में ब्रिटेन लड़े भी तो किसके साथ लड़े? जर्मनी ब्रिटेन का दुश्मन नहीं था, दोनों के बीच मैत्रीय करार थे। ऊपर से जर्मनी के सम्राट केजर और ब्रिटेन के राजा पंचम मामा बुआ के भाई थे, मतलब की कजिन ब्रदर थे। और इसीलिए अगर लड़ाई के सारे मोर्चे भी खुल जाए फिर भी ब्रिटेन ने तटस्थ रहने की ठान ली थी। इसीलिए जब जर्मनी ने फ्रांस को अपनी तटस्थता जाहिर करने का फरमान भेजा, उसके दूसरे ही दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री छुट्टी पर जाने वाले थे। लेकिन अचानक ब्रिटेन में बसे फ्रांस के राजदूत ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को एक अर्जेंट मीटिंग करने का न्योता भेजा और इसीलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को लंदन में ही रहना पड़ा और दूसरे दिन दोनों मिले भी। और फ्रांस के राजदूत ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से यह प्रस्ताव रखा कि हमारी सरकार ये चाहती है कि अगर कभी जर्मनी फ्रांस पर हमला करे तो उस परिस्थिति में आप हमारा सहयोग करें और ब्रिटिश फौज फ्रांस के सहयोग के लिए भेजे। इस विषय पर आपकी क्या राय है, यह हम जानना चाहते हैं। और इस बात पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हर्बर्ट ने साफ शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे खेद है लेकिन मैं अपना सैन्य फ्रांस के लिए नहीं भेज सकता हूं। यूरोप खंड में अगर यूं हो तो उसमें ब्रिटेन को मैं धकेलना नहीं चाहूंगा और अगर मैं आपको अभी हाँ कर दूं तो शाम तक मेरी सरकार गिर पड़ेगी। और वैसे भी आपके साथ यानी कि फ्रांस के साथ अभी तक जर्मनी को कहां कोई मतभेद है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सही कहा था कि जर्मनी और फ्रांस के बीच अभी तक ऐसे कोई मतभेद नहीं हुए थे, लेकिन परिस्थिति इसके दूसरे ही दिन पलटने वाली थी। 2 अगस्त 1914 के दिन जर्मनी ने फ्रांस को यह सूचना भेज दी कि आप तुरंत डिक्लेयर करो कि आप किसके साथ हो। इस पर फ्रांस ने जवाब दिया कि अगर युद्ध हो तो उस परिस्थिति में फ्रांस खुद का निर्णय खुद करेगा। अब जर्मनी को फ्रांस का यह जवाब अस्पष्ट लगा। जर्मनी को लगा कि शायद फ्रांस युद्ध करने के लिए कोई उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन इस तरह फ्रांस के मन में ऐसे कोई इरादे नहीं थे। फ्रांस उस समय किसी से इन्फ्लुएंस हुए बिना खुद का निर्णय खुद लेना चाहता था, किसी के कहने पर नहीं। लेकिन फिर भी जर्मनी के सम्राट को यह लगा कि अगर फ्रांस भी हमारे साथ युद्ध करता है तो पूर्व में रसिया के साथ और पश्चिम में फ्रांस के साथ दो मोर्चों पर युद्ध करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसलिए सिर्फ शंका के आधार पर जर्मनी के सम्राट केजर ने सबसे पहले फ्रांस का काम तमाम करने की सोच ली, जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। लेकिन इधर जर्मनी में चहल पहल देखते हुए फ्रांस ने जर्मनी और फ्रांस की बॉर्डर पर करीब 10 लाख सैनिक तैनात किए। जर्मनी को यह पता था कि अगर आमने सामने की बॉर्डर पर वह लड़ाई करेगा तो जर्मनी को दोनों तरफ से नुकसान होगा और इसीलिए जर्मनी बीच का रास्ता अपनाकर ही युद्ध करना चाहता था। अब दोस्तों आप यहाँ पर इस नक्शे में देखिए, जर्मनी और फ्रांस के बीच में यहाँ पर एक बेल्जियम नाम का एक छोटा सा देश है। अब जर्मनी के सम्राट केजर को यह लगा कि अगर वो बेल्जियम के थ्रू सेना फ्रांस में भेजता है, इस हालात में फ्रांस अपनी सेना जर्मनी के बॉर्डर पर तैनात की है, ऐसे भ्रम में रहेगा और इधर पिछवाड़े से जर्मनी सेना बेल्जियम के थ्रू फ्रांस में उसके घर में घुसकर उस पर हमला कर देगी। इसीलिए केजर ने दूसरे ही दिन बेल्जियम के राजा एल्बर्ट को संदेश भेजा कि आप अपने देश की लैंड हमें फ्रांस में घुसने के लिए इस्तेमाल करने दीजिए। हमारे करीब 4 लाख सैनिक आपके देश के थ्रू फ्रांस में घुसेंगे और आपके देश के पुल, खेत, रास्ते और बगीचे, इनमें से किसी भी जगह का कोई भी नुकसान होगा तो वो हमारा देश भरेगा। लेकिन बेल्जियम के राजा एल्बर्ट ने यह मंजूरी नहीं दी। एल्बर्ट ने यह सोचा कि जर्मनी के पास करीबन 45 लाख सैनिकों का सैन्य है और इनमें से जर्मनी चाहता है कि करीब 4 लाख सैनिक बेल्जियम के थ्रू फ्रांस में घुसे। लेकिन इधर बेल्जियम में मतलब उनके खुद के पास तो 1,17,000 सैनिकों का ही सैन्य था और इस परिस्थिति में अगर जर्मनी चाहे तो बेल्जियम को भी हथिया सकता है। और इस डर के कारण बेल्जियम के किंग ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया और इसके तुरंत बाद ही 3 अगस्त 1914 के दिन बेल्जियम के राजा एल्बर्ट ने ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम से सहायता मांगी। अब बेल्जियम के राजा ने ब्रिटेन से सहायता इसलिए मांगी क्योंकि सन 1839 में ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच एक सैन्य समझौता हुआ था कि कभी भी ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो कि बेल्जियम को अगर किसी दूसरे देश से युद्ध का खतरा हो तो उस परिस्थिति में ब्रिटेन सहायता करेगा। लेकिन अगर बहुत ही पुराने समझौते को ब्रिटेन ने आउटडेटेड गिना करके बेल्जियम की सहायता न की होती तो राय का पहाड़ न होता और पहाड़ का शायद पहला विश्व युद्ध न हुआ होता। क्योंकि अगर बेल्जियम के थ्रू जर्मनी फ्रांस में घुस भी जाता तो जर्मनी के 45 लाख सैनिकों को टक्कर दे सके उतनी तो फ्रांस में क्षमता नहीं थी। इसीलिए बेल्जियम में स्टेबिलिटी की स्थिति में फ्रांस बेल्जियम को सहायता दे सकता था। लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन का जब डिसीजन लेने की बारी आई तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हर्बर्ट ने उल्टा सोचा। उन्होंने यह सोचा कि विजय पर विजय हासिल करता हुआ जर्मनी सैन्य अगर फ्रांस को भी जीत लेता है और इंग्लिश समुद्र को पार करके ब्रिटेन पहुंच जाता है तो उसका भी देश खतरे में था और निष्क्रिय होने के कारण शायद उसको भी अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में उनकी यह धारणा अति संयोक्ति थी। खैर 4 अगस्त 1914 को बेल्जियम के विरोध के बावजूद जर्मनी सैन्य बेल्जियम में घुसा और उसी दिन करार के कारण ब्रिटेन ने भी जर्मनी के सामने युद्ध की घोषणा कर दी और ब्रिटेन की इस घोषणा के साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा भयानक होने वाले थे क्योंकि ब्रिटेन की इस घोषणा के बाद दुनिया में जहां कहीं भी ब्रिटेन का रास्ता वह सभी देश इस युद्ध में कूदने वाले थे, जैसे कि भारत, ऑस्ट्रेलिया,
न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कनाडा, इजिप्ट, युगांडा, ऐसे कई सारे देशों की सेनाएं अब ब्रिटेन के लिए युद्ध लड़ने वाली थी और इस एंटायर साम्राज्य में सबसे बड़ा सैन्य था भारत देश का। अब ब्रिटेन की इस घोषणा के बाद ब्रिटेन राज्य के लिए युद्ध लड़ने के लिए भारत की महान सेनाओं में से कुछ टुकड़ियां यानी कि करीबन 8,50,000 सैनिक जहाज में युद्ध लड़ने के लिए ब्रिटेन भेजे गए। इधर ईरान, इराक, तुर्की, इन सब देशों में उस समय बड़ी गाड़ियां यानी कि मोटर कारें नहीं थी, इसीलिए ऊंची जाति के कुछ अश्व और भारत में से कई सारे ऊंट ले जाए गए। इस युद्ध में दोस्तों सिर्फ भारत देश के लोगों की बात करें तो करीबन 80,000 भारतीय सैनिक मरने वाले थे और 7,000 से भी ज्यादा भारतीय सैनिक घायल होने वाले थे। इसके अलावा 3,000 घोड़े, 65,000 खच्चर, 11,000 ऊंट और 5,000 बैलों की बलि चढ़ने वाली थी। लेकिन दुख और अफसोस इस बात का था कि यह सब बलि भारत के लिए नहीं बल्कि भारत को गुलाम बनाने वाले ब्रिटिश राज्य के लिए थी। इधर 4 अगस्त 1914 के दिन जब ब्रिटेन ने युद्ध की घोषणा की तो एक के बाद एक सारे देश युद्ध में कूद पड़े। यहाँ देखिए 6 अगस्त के दिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने रसिया के सामने, 8 अगस्त के दिन सर्बिया के मित्र देश मोंटेगो ने ऑस्ट्रिया हंगरी के सामने, 6 अगस्त के दिन फ्रांस ने भी ऑस्ट्रिया हंगरी के सामने और 19 अगस्त के दिन ब्रिटेन ने भी ऑस्ट्रिया हंगरी के सामने और एट द सेम डे मोंटेगो ने भी जर्मनी के सामने और 23 अगस्त के दिन जापान ने भी जर्मनी के सामने और इसके 2 दिन बाद 25 अगस्त को ऑस्ट्रिया हंगरी के सामने जापान ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। और ऐसे देखें तो कुछ 1 महीने से भी कम समय में कुल 9 देशों ने एक दूसरे के सामने युद्ध के बिगुल बजा दिए थे। और अगर ब्रिटिश राज्य के अंडर के भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे देशों को गिना जाए तो साल 1914 के अगस्त महीने में कुल 28 देश युद्ध में कूद पड़े थे। अब इसमें गौर करने वाला देश था अमेरिका। अमेरिका को यूरोपियन देशों से या उनके युद्धों से कुछ खास लेना देना नहीं था, फिर भी कुछ ऐसे विचित्र कारण हुए कि अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। तो हुआ यूं कि ब्रिटेन के युद्ध में शामिल होने की घोषणा के बाद जर्मनी के सम्राट केजर ये चाहते थे कि महासागरों पर ब्रिटेन की मोनोपोली हमेशा के लिए खत्म हो जाए और इसीलिए सम्राट केजर ने अपने देश की सबमरीन को अटलांटिक ओशियन में काम पे लगा दिया। और उसके बाद तो जर्मनी की सबमरीन ने ब्रिटेन की सभी सबमरीन को और उनके पैसेंजर और मालवाहक जहाजों को टारगेट करना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रमुख वुडो विल्सन से सहायता मांगी, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडो विल्सन ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो अमेरिका को यूरोप की धरती पे होने वाले इस युद्ध में शामिल करना नहीं चाहते थे और वो उनके देश के हित के लिए भी नहीं था। लेकिन अमेरिका को ठेस पहुंचा देने वाली घटना 7 मई 1915 के दिन घटी जब जर्मनी सबमरीन ने ब्रिटेन की एक पैसेंजर जहाज को टारगेट कर दिया। इस ब्रिटिश जहाज का नाम था लुसिटेनिया जो कि न्यूयॉर्क से लेवल बोल जा रहा था। इस घटना को लुसिटेनिया डिजास्टर भी कहा जाता है और इस घटना में जहाज में मौजूद करीबन 1198 लोग मारे गए और इसमें 128 तो अमेरिकन नागरिक थे। अब इसमें अमेरिका के युद्ध में कूद पड़ने के लिए यह कारण काफी था, लेकिन इस घटना के तुरंत बाद जर्मनी के सम्राट केजर ने अमेरिका से माफी मांगी और अंधाधुंध छापेमारी कर करके आगे से ब्रिटिश जहाजों को ऐसे टारगेट नहीं किया जाएगा ये प्रॉमिस भी किया था और इसीलिए अमेरिका ने यहाँ पर कोई भी विपरीत प्रतिक्रिया नहीं दी और यही बात का अंत हो गया। यहाँ पर जर्मनी का यह प्रॉमिस की अंधाधुंध फायरिंग नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि जर्मनी पहले यह चेक करेगा कि जहाज में अमेरिकन नागरिक तो नहीं है। इस चेकिंग के बाद ही जर्मनी हमला करेगा। अब इधर जर्मनी ने जैसे ही नीति बनाई, नीति के कारण जर्मनी को ही मार पड़ने लगी क्योंकि जैसे ही जर्मनी अमेरिकन नागरिक जहाजों में है या नहीं चेक करने के लिए जाता था उससे पहले ही ब्रिटिश सैनिक जर्मनी सैनिकों पर हमला कर देते और इस वजह से जर्मनी के काफी सारे सैनिक मारे गए और जर्मनी की ढेर सारी सबमरीन डुबा दी गई। और इस नीति के कारण जर्मनी को बहुत ही बड़े नुकसान उठाने पड़ रहे थे और ब्रिटेन की समृद्ध सत्ता को नाकाबंदी करने का जर्मनी का प्लान फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा था। अब जर्मनी के सामने यह प्रश्न खड़ा हुआ कि अगर हमें समुद्री युद्ध जीतना है तो जर्मन नेवी को खुली छूट देनी पड़ेगी, लेकिन अगर जर्मन सैनिकों को खुली छूट दे दी जाए तो जर्मनी फिर से अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देगा और उससे अमेरिकन जहाजों या फिर अमेरिकन नागरिकों के मारे जाने की संभावना तो थी। और अगर इस बार भी अमेरिकन नागरिक मारे गए तो अमेरिका देश इस बार शांत बैठने वाला नहीं था। अमेरिका इसके बाद जर्मनी को सबक सिखाने के लिए अपनी शक्तिशाली सैन्य यूरोप की धरती पर उतारी, ये बात तो तय थी। और अब इसके लिए जर्मनी के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट आ खड़ा हुआ। इस संकट से बाहर कैसे निकला जाए इसके बारे में कुछ सूझ नहीं रहा था, लेकिन आखिरकार जर्मनी के सम्राट केजर ने इस संकट का उपाय ढूंढ लिया। और उपाय भी दोस्तों क्या था? उपाय यह था कि अमेरिका को उनकी घरेलू लड़ाई में उलझा दिया जाए और इसके लिए जर्मनी ने मैक्सिको को बाकायदा उस्काया। दरअसल कैलिफोर्निया, निवाडा, ओटा, न्यू मैक्सिको और हॉर्मिंग राज्य के संपूर्ण प्रदेश जो आज अमेरिका की स्टेट है वो सालों पहले मैक्सिको के हुआ करते थे, जिनको 1848 में अमेरिका ने ले लिया था। और यह टोटल प्रदेश करीबन 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का था और जहां पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी थे। अब इस 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाले प्रदेश को मैक्सिको को वापस दिलाने के लिए जर्मनी कटिबद्ध है, ऐसा एक संदेश कोड वर्ड में जर्मनी ने मैक्सिको को भेजा। इस पूरी बात में मैक्सिको को बस करना इतना ही था कि सिर्फ अमेरिका के सामने युद्ध डिक्लेयर कर देना था और उसके बाद जर्मनी सैन्य उसकी सहायता के लिए आ पहुंचने वाला था। जर्मनी सरकार ने मैक्सिको को भेजा संदेश सांकेतिक और गुप्त था, लेकिन ब्रिटिश गुप्तचरों ने इस गुप्त संदेश को डिकोड कर दिया और तुरंत ही अमेरिका के प्रमुख वुडो विल्सन को भेज दिया। और इसके बाद फिर क्या था?
6 अप्रैल 1917 के दिन अमेरिका भी अपनी सैन्यता के साथ पूर्ण जोश में पहले विश्व युद्ध में कूद पड़ा और उसके साथ ही क्यूबा, पनामा, सिया यानी कि थाईलैंड, हेती, चीन, ग्रीस, ब्राजील और ये सारे प्रदेश विश्व युद्ध में कूद पड़े और इटली और 5 नए देश ठीक इससे पहले ही विश्व युद्ध में कूद पड़े थे। और यूं देखा जाए तो ऑस्ट्रिया, हंगरी और सर्बिया का एक स्थानीय विग्रह अब विश्व युद्ध में परिवर्तन हो चुका था। ये युद्ध 4 वर्ष 4 महीने और 11 दिन चला, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए थे और लाखों अपाहिज हो गए थे और अरबों रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया था। और इन सब में हैरान करने वाली बात इतनी थी कि ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार को मारी गई एक बुलेट ने, या यूं कही कि एक चिंगारी जिसने इतनी बड़ी मात्रा में तबाही फैलाई। और इस बुलेट को याद रखना दोस्तों, ये बुलेट हमें आगे भी काम आने वाली है, क्योंकि इस छोटी सी बुलेट ने पूरी दुनिया के नक्शे को ही बदल दिया। आइए इन बदलावों को देखते हैं। और इतनी छोटी सी बुलेट की बड़ी बड़ी असरों में से एक असर तो यह है कि रसिया के 370 साल पुराने जारशाही का अंत हो गया और वहां पर साम्यवाद शुरू हुआ। कुछ समय बाद साम्यवादी देश रसिया और अमेरिका के बीच एक लंबा विश्व विग्रह यानी कि एक कोल्ड वार शुरू होने वाला था और इस कोल्ड वार के चलते ये दोनों देश करीबन 30,000 परमाणु बम बनाने वाले थे। इस युद्ध के बाद जर्मनी के साथ बहुत सारे अन्याय हुए, जिसने दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया। इस युद्ध के असर के चलते ब्रिटेन का सूरज अब लगभग अंत होने वाला था और पश्चिम में अमेरिका नाम की एक नई महासत्ता बनने वाली थी। दरअसल यूरोप में हुए इस युद्ध के कारण यूरोप की कई इंडस्ट्री, कई सारे उद्योग निस्ते नाबूद हो चुके थे। उस समय यूरोप की लगभग सारी कंपनियां, सारी मिलें बंद हो चुकी थी। यूरोप में टेक्निकली अब खुद कुछ भी पैदा करने की क्षमता में नहीं था और इसीलिए यूरोप की मांग को पूरा करने के लिए अमेरिका में नई उद्योग की स्थापना हुई और इन नई इंडस्ट्री ने अमेरिका को कुछ ही सालों में पैसे वाला बना दिया। इस विश्व युद्ध में कई देशों के नक्शे ही बदल के रख दिए। ऑस्ट्रिया और हंगरी जो एक थे, उस देश का बंटवारा हो गया और ऑस्ट्रिया और हंगरी दो अलग अलग देशों की स्थापना हुई। मॉन्टेनेगो नाम के देश का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। युगोस्लाविया नाम के एक नए देश का जन्म हुआ। इसके अलावा एस्टोनिया, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे कई और नए देश जन्मे। इस विश्व युद्ध ने रोमानिया देश का भौगोलिक कद लगभग दुगना कर दिया। अब इस युद्ध के बाद देखिए जर्मनी के साथ क्या हुआ। युद्ध में जर्मनी बहुत ही बुरी तरीके से पराजय हुआ, इसीलिए केजर को अपनी जर्मनी देश का बहुत बड़ा हिस्सा अपने आसपास के देशों को बांटना पड़ा। जर्मनी का टोटल लगभग 65,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना विस्तार उनके आसपास के देशों ने लेकर बांट लिए। इसके अलावा जर्मनी के रेलवे इंजन, टेक्नोलॉजी और सभी सबमरीन फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध में हुए नुकसान के नाम पर छीन लिए। ऊपर से जर्मनी पर 50 अरब डॉलर की पेनल्टी लगाई गई और यह पेनल्टी जर्मनी के लिए कमर तोड़ थी। बहुत ही असह्य जर्मनी की प्रजा के लिए यह बहुत ही विपरीत और असंतोषजनक स्थिति थी, लेकिन उनमें प्रतिकार करने की क्षमता नहीं थी और प्रतिकार करे तो भी किसके साथ करे। उनका देश और उनकी सरकार तो घुटनों पर थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक घटना का वर्णन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई एक आकस्मिक घटना ने स्थिति को दोबारा पलट दिया। और यह घटना यूं थी कि एक ब्रिटिश सैनिक जिसका नाम था हेनरी टेडी, वह प्रथम विश्व युद्ध के अंत समय में फ्रांस की एक उत्तरी सीमा में जर्मनी के सामने युद्ध लड़ रहा था। हेनरी टेडी और उनके साथी कई घंटों से लुई टाइप की राइफल के साथ जर्मन सैनिकों से युद्ध लड़ रहे थे और उन्होंने जर्मन सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इन सब के बीच अचानक और अकस्मात से एक जर्मन सैनिक हेनरी टेडी की राइफल के सामने आकर खड़ा हो गया। वो जर्मन सैनिक घायल था और उसने हेनरी टेडी के सामने अपनी राइफल तान रखी थी, लेकिन लगता नहीं था कि वो राइफल चला पाएगा। हेनरी टेडी ने अपनी सोच बदली और उसे शूट न करने की सोची और हेनरी टेडी ने अपनी राइफल नीचे झुका दी और उस जर्मन सैनिक ने भी अपनी राइफल नीचे झुकाई और वह जर्मन सैनिक आर्टिफिशियल स्माइल के साथ वहां से दूर चला गया। इस घटना का वर्णन हेनरी टेडी ने खुद किया और कई सालों बाद हेनरी टेडी को इस बात का पछतावा हुआ। आपको बता दें कि सन 1977 में हेनरी टेडी का अवसान हो गया था और तब तक वो इस जर्मन सैनिक को न मारने की गलती के कारण पछता रहे थे, क्योंकि टेडी की राइफल का जो शिकार हुआ था वो जर्मन सैनिक था अडोल्फ हिटलर। विधि का विधान देखिए दोस्तों, एक गोली छुड़ने से पहला विश्व युद्ध हुआ था और दूसरी गोली न छुड़ने से दूसरा विश्व युद्ध। इतिहास हमेशा ऐसे ही बनता है दोस्तों। तो ये थी पहले विश्व युद्ध की कहानी और हम आपके लिए सेकंड वर्ल्ड वॉर भी जल्द ही लेकर आने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपको दिल से धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।